हाँ जी बच्चों, कैसे हैं? चलिए बच्चों, अपना एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं कंपनी लॉ के। जैसे कि पहला है, आप देखेंगे ये स्टार्टिंग का टॉपिक है, हम लास्ट में कराते हैं चांद के। फीचर्स के बाद है बच्चों पहले नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस ऑफ कंपनी। मतलब जैसे एक व्यक्ति की नेशनैलिटी होती है कि मैं इंडिया का हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, क्या एक कंपनी की भी होती है। और क्या एक कंपनी का रेजिडेंस होता है? रेजिडेंस मतलब मैं कहां रहता हूं, या डोमिसाइल। डोमिसाइल होता है कि मैं परमानेंटली किस कंट्री का रेजिडेंट हूं। तो ये बड़ा डिस्प्यूटेड मैटर है, ऑल तो एग्जाम में शायद इतना रेलेवेंट ना आए ये, मगर क्या एक कंट्री की नेशनैलिटी, रेजिडेंस या डोमिसाइल हो सकता है? तो बच्चों अलग अलग केसेस हुए, हम मैं आपको केस के नाम बताने वाला हूं। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये ज्यादातर बाहर के केस हैं, एक केस इंडियन है, बाकी सारे इंग्लिश लॉ हैं। इनफैक्ट हमारा इंडियन, हमारे जो कंपनीज एक्ट और कई लॉ हैं वो इंग्लिश लॉ से उठाए गए, इंग्लैंड के लॉ से, राइट। तो पहला केस है बच्चों इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर का। अब देखिए, हम एक परमानेंट आंसर नहीं निकाल रहे, हम अलग अलग केसेस का अलग अलग आंसर निकाल रहे हैं, समझिएगा। इन्होंने कहा, देखिए पहला केस देखेंगे तो केसेस के हिसाब से आंसर पढ़ना कि इस केस में क्या कहा गया था, ठीक है। जैसे इस केस में कहा गया इनलैंड रेवेन्यू में, इट वाज सजेस्टेड दैट बॉडी कॉर्पोरेट हैज नो डोमिसाइल। बॉडी कॉर्पोरेट का कोई डोमिसाइल नहीं होता। इट इज ट्रू दैट कि बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट हैव ए डोमिसाइल इन सेम सेंस एन इंडिविजुअल। जैसे कि एक इंडिविजुअल का, आपका मेरा डोमिसाइल है इंडिया के यहाँ, तो वो नहीं हो सकता। बट ऑल्दो इट इज नॉट ए नेचुरल पर्सन, द एट्रीब्यूट ऑफ रेजिडेंस डोमिसाइल नेशनली कैन बी गिवन। कह रहा है ऑल्दो ये इंडिविजुअल नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, मगर हम इनको अगर ये नेचर देना चाहें तो दे सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इट इज एन इंडियन कंपनी, इट इज एन अमेरिकन कंपनी, इट इज एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी, इट इज ए कैनेडियन कंपनी, तो वी कैन गिव दैट। इस केस ने ये कहा, मतलब हो सकता है। फिर तुलिका वर्सेस पेरियन कंपनी, ये इंडियन है। इसमें कहा गया कि एक जॉइंट कंपनी वहां पर रिजाइड, वो जॉइंट कंपनी का रेजिडेंस है जहां इसकी प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जहां इसकी मीटिंग होती है, जहां इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जहां इसकी गवर्निंग बॉडी और जहां इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां इसकी पावर है। बात खत्म। जहां पर आर्टिकल ने पावर दी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है, जो प्लेस है इनकी हरियाणा है, दिल्ली है, और इनका एड्रेस आपने दे रखा है। तो बच्चों जो एड्रेस है, मान लो एक कंपनी है न्यू दिल्ली की, तो वो इंडिया में रेजिडेंस है, वो इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी। एक कंपनी ऑस्ट्रेलिया की है तो इंडिया में नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। यानी कि कंपनी ऑल दो इंडिया, मैं तो अपने घर पे रहता हूं, आप अपने घर पे रहते हैं, कंपनी का घर कहां? कंपनी का घर वहां जहां पर उसकी मीटिंग होती है, जहां पे उसकी गवर्निंग बॉडी बैठती है, जहां पे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं, राइट। तो यानी कि कंपनी की नेशनैलिटी हो सकती है। एक और केस हुआ, थर्ड स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीटीओ। सुप्रीम कोर्ट का है बच्चों ये ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन थ्रू ए लीगल पर्सन वाज नॉट ए सिटीजन। ये सिटीजन तो नहीं है। देखिए कंपनी डोमिसाइल ले ले, नेशनैलिटी ले, बट क्या सिटीजनशिप ले सकती है? सिटीजन मतलब नागरिक। क्या कंपनी आपके देश की नागरिक हो सकती है? नहीं। बट ओनली थ्रू नेचुरल पर्सन। ये नेचुरल पर्सन के थ्रू, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू काम करती है। नेवरदलेस इट इज टू बी नोटेड दैट सर्टेन फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सन को हैं, लाइक राइट ऑफ इक्वलिटी, आप कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे पढ़ेंगे, तो वो राइट इनको दिए जाते हैं। ऑल्दो ये नेचुरल पर्सन नहीं है, मगर इनको राइट दिए जा सकते हैं। वो राइट जो एक पर्सन के होते हैं, इनको वो सारे राइट्स दिए जा सकते हैं जो राइट्स एक पर्सन के होते हैं। यानी कि कंपनी नेचुरल पर्सन बच्चों नहीं भी है, नेचुरल पर्सन ना होते हुए भी कंपनी को वो सारे राइट्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि पर्सन तो है, चाहे आर्टिफिशियल है। जहां पर नेचुरल पर्सन लिखा है वहां पर तो इसको नहीं मिलेंगे, बट जहां पर खाली पर्सन लिखा है वहां वाले राइट्स इसको दिए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं, राइट। चलिए, राइट। तो हमने देखे कि ऑल्दो नेचुरल नहीं है, बट इसे नेशनैलिटी दी जा सकती है। चलिए सर, ये अगला क्या है बेटे? अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो अलग बात है, अभी हम बेसिक पढ़ेंगे, डिटेल लेवल पे केसेस मैंने दिए हैं, बट डिटेल्ड में आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ाए जाएंगे। सर ये क्या है बेटे? आपने ऊपर क्या पढ़ा था? सेपरेट लीगल एंटिटी, शुरुआत में, कि कंपनी की पर्सनैलिटी अलग है, एंटिटी अलग है। एक केस भी पढ़ा था हमने, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, राइट, जहां पर कहा गया कि एक मेंबर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द डेब्ट ऑफ कंपनी इवन इफ इट ही होल्ड द एंटायर शेयर कैपिटल, ही होल्ड वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल, राइट। याद है आपको? ठीक है ना।
बट बच्चों हमें लगा नहीं था कि यार ये अगर फ्रॉड करे आदमी, अब ये बंदा जो है फ्रॉड कर जाए डायरेक्टर जान के, देखिए आपको लगता है नहीं कि सेपरेट लीगल एंटिटी का डायरेक्टर लोग जानबूझ के फायदा उठा सकते हैं? उठा सकते हैं। तो क्या किया जाए, मतलब डायरेक्टर और कंपनी के बीच में एक पर्दा है, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट विल, कॉर्पोरेट पर्दा। अगर डायरेक्टर ने फ्रॉड किया या कोई भी गलत काम किया या कंपनी एक्ट का उल्लंघन हुआ तो हम पर्दा हटा देंगे। पर्दा हटाने का मतलब फिर डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो जाएगा। यस बच्चों, सेपरेट लीगल एंटिटी की एक्सेप्शन है ये, जहां पर हम डायरेक्टर और मेंबर को पर्सनल लायबल करेंगे। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया फिर सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल में छेद करना या कॉर्पोरेट विल का पर्दा लिफ्ट कर देना, उठा देना। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, मतलब पर्दे के पीछे कौन है हमें पता चल जाएगा और हम उसको लायबल करेंगे। बात समझ रहे हैं? अगर कंपनी ने कुछ ऐसे काम किए डायरेक्टर या मेंबर ने कि उन्होंने सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा उठाने की कोशिश की, नाजायज फायदा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू एडवांटेज, तो हम पर्दा हटा देंगे। देखिए क्या कहता है, when the law disregard the corporate entity, law corporate entity को डिसरिगार्ड मतलब खत्म कर देता है और इंस्टीड पे रिगार्ड टू इंडिविजुअल मेंबर्स पे ध्यान देता है, उसे कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल। when the corporate entity is being abused for unjust in unequitable purpose, गलत कामों के लिए, फ्रॉड कामों के लिए, अन्याय कामों के लिए, तो कोर्ट इसको लिफ्ट कर देता है और रियलिटी, सच्चाई में आ जाता है कि कौन सा व्यक्ति है जो गिल्टी है, लाइबल है, मतलब पर्दा उठा दिया जाएगा। यानी कि यहां पर सेपरेट एंटिटी एप्लीकेबल नहीं होगी। वेयर द कोर्ट हैज डन इट, द डॉक्ट्राइन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। बच्चों डॉक्ट्राइन का मतलब है प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल बन चुका है कि अगर कोई गलत काम होगा तो पर्दा लिफ्ट कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन आता सर कब? बच्चों इसके दो पार्ट है। पहला तो है स्टैच्यू रिकॉग्निशन, जो एक्ट में लिखा है। एक्ट में लिखा है कि कब कब पर्दा हटेगा, एक्ट में लिखा है कब कब पर्दा हटेगा, कब कब। सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 251 और 339। अब कहेंगे सर क्या है, मैं बताता हूं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 कहता है अगर आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर कंपनी बनाई तो पनिशमेंट मिलेगी, जो मेंबर होंगे वो लायबल होंगे। फर्निशिंग द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, फ्रॉड किया, फॉल्स इंफॉर्मेशन। 251 सबसेक्शन 1 कहता है अगर आपने फ्रॉडलेंट एप्लीकेशन दी, कंपनी रिमूवल की। बच्चों कंपनी फ्रॉड तरीके से बनाना या कंपनी फ्रॉड तरीके से बंद करना तो भी आप लायबल रहेंगे। एंड 339 कहता है अगर आपने वाइंडिंग अप करवा ली, मतलब बिजनेस बंद करवा दिया, फिर भी आप कंपनी के नाम पे फ्रॉड काम करो, फ्रॉडलेंट तरीके से, तो इन तीनों केसेस में कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर दी जाएगी, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर दी जाएगी। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज है, ये एक्ट में लिखा है, मगर बड़े सारे केस हुए। ये देखिए ये 3 पॉइंट तो एक्ट के हो गए। अब देखिए केसेस। अब बच्चों केसेस में ना सिंपली रीड करने हैं नाम और वो, क्योंकि डिटेल में आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ाए जाएंगे। मैं कहूंगा सिर्फ रीड कीजिए। पहला है आपने क्या किया, फ्रॉड, नाम ही क्या फ्रॉड। गिलफर्ड मोर्सल वर्सेस कंपनी वर्सेस होन। देखिए ए फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी टू सोलिसिट द कस्टमर, एक कंपनी का एम्प्लॉय था फॉर्मर, उसने एक नई कंपनी बनाई और सारे कस्टमर सोलिसिट मतलब अट्रैक्ट कर लिए, सारे कस्टमर उधर ले गया। एम्प्लॉय के पास सारे राज होते हैं, सारे कस्टमर ले गया, जान पहचान के थे। उसने एक नई कंपनी बनाई और सारा काम किया, तो उसके इसे अगेंस्ट इंजंक्शन स्टे लगा दिया गया, कहा गया कि आपने फ्रॉड किया है। वो कहता है जी कंपनी सेपरेट एंटिटी है, मैं अलग हूं। आपका कंपनी बनाने का मोटिव क्या था? फ्रॉड करना। ऑल्दो एज पर लॉ कंपनी अलग होती है, आप अलग होते हैं, मगर यहां पर आपका मोटिव था फ्रॉड करना, इसलिए आप और कंपनी सेम हो, यानी कि फ्रॉड करोगे तो आप लायबल रहोगे। एक और फ्रॉड, लिपमैन अग्री टू सेल लैंड टू जोन्स पेंडिंग कमीशन ऑफ फॉर्मेलिटी। लिपमैन ने ये सैंड बेदी कंपनी को, जो उसने खुद बनाई 100 पाउंड से, जिसमें वो क्लर्क, उसके क्लर्क शेयर होल्डर थे, वो खुद नहीं था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसको जोन्स को ना बेचनी पड़े। मतलब लिपमैन ने प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया जोन्स के साथ। अब बाद में उसका मन बदल गया, उसने एक नई कंपनी बनाई जानबूझ के अपने नौकरों के नाम से, उसको लैंड बेच दी। कहता है मेरी तो लैंड ही नहीं है, ये लैंड तो कंपनी की है। तो कोर्ट ने कहा आपने कंपनी बनाई है सिर्फ डी फ्रॉड करने के लिए, तो इसको बेचना पड़ेगा। कंपनी को कहा कि अब कंपनी और आप में कोई फर्क नहीं, आपको ये लैंड जोन्स को देनी पड़ेगी, जोन्स को देनी पड़ेगी। राइट, तो मैं सोचो कि आपको जमीन ना बेचनी पड़े, आप एक नई कंपनी बना दे, तो कंपनी के पर्दे के पीछे कौन है? लिपमैन। कौन है? लिपमैन। राइट। पब्लिक पॉलिसी। बच्चों पब्लिक पॉलिसी होता है
कानून व्यवस्था, आम जनता की पॉलिसी, उसके अगेंस्ट है। अगर कॉन्फ्लिक्ट है पब्लिक पॉलिसी के साथ, कोई झगड़ा है, तो कोर्ट उसको इग्नोर करेगा, चाहे कंपनी है, और आपकी लिफ्टिंग जो है कोर्ट में लिफ्ट कर देगा। केस का नाम है कॉनर्स ब्रदर वर्सेस कॉनर्स। इनके केस के नाम आप पढ़ना चाहें तो मर्जी है, मैं ना बेसिक पढ़ना है आज आपने, इनके डिटेल में नहीं है। फॉर डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस, बच्चों ये ना इकलौता केस है जहां पर कंपनीज एक्ट भी लग रहा है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लग रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? बच्चे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि आप अपने किसी एनिमी कंट्री के साथ, जिस कंट्री के साथ आपका झगड़ा चल रहा है, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो एक कंपनी थी कॉन्टिनेंटल टायर रबड़ कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी थी इंग्लैंड में, राइट, और प्रोडक्ट थे दूसरी कंट्री के, जर्मनी के, टायर भी जर्मनी का था। तो इन्होंने चेक किया कि कंपनी भी जर्मनी की, टायर भी जर्मनी का, शेयर होल्डर भी जर्मनी के, और इंग्लैंड और जर्मनी वर्ल्ड वार में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। तो इन्होंने कहा हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर देंगे, आप पर्सनली लायबल रहेंगे, सिंपल। ये दोनों इंडियन है। दिनशा मानिक जी पैटिंग, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी टू डिवाइड इनकम टैक्स। एक बंदे ने ना बड़ी सारी कंपनी बना ली और अपनी इनकम बांट दी सब में, ताकि खर्चा ज्यादा दिखाया जा सके और इनकम बढ़ जाए और टैक्स कम लगे। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपका कंपनी बनाने का पर्पस टैक्स को अवॉइड करना है, तो सेपरेट एंटिटी खत्म, आप पर्सनली लायबल रहोगे। एंड द लास्ट, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएट रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्री। इन्होंने कंपनी बनाई ताकि इनको बोनस का अमाउंट कम देना पड़े, इन्होंने खर्चे दिखाने के लिए एक नई कंपनी बना दी ताकि पुराने वाली कंपनीज के एम्प्लॉइज को बोनस कम देना पड़े। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने कहा आपका उद्देश्य फ्रॉड करना था, आपका सोल मोटिव था उनको बोनस कम देना, इसलिए हम सेपरेट लीगल एंटिटी को हटाते हैं और आपकी कंपनी को लाइबल करते हैं। तो बच्चों एक केस है, मतलब जहां पर आप सेपरेट लीगल एंटिटी का अनड्यू एडवांटेज लेंगे, गलत फायदा उठाएंगे, तो वहां पर वो खत्म हो जाएगी। मतलब लिफ्टिंग का मतलब है कि सेपरेट लीगल एंटिटी प्रोविजन शैल नोट अप्लाई। जहां पर आपकी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो जाएगी तो सेपरेट एंटिटी नहीं होगी, पर्दा उठ जाएगा और आप पर्सनली लायबल रहोगे। तो केसेस के नाम पढ़ने और अंदर का कंटेंट हल्का सा पढ़ना है। एक तो एमसीक्यू है, डिटेल में जाना नहीं है, ऊपर से एग्जीक्यूटिव लेवल पर ये बड़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है। दो तरीके से लिफ्टिंग होती है, पहला जो एक्ट में बोल रखा है और दूसरा जो अलग अलग कोर्ट के केसेस हुए हैं, राइट। चलिए इसके अलावा बच्चों देखिए, कंपनी पार्टनरशिप का डिफरेंस है, एलएलपी कंपनी का डिफरेंस है, एचयूएफ और कंपनी का डिफरेंस है। ये तीन डिफरेंस आपको दिए हैं, ये आपने रीड करने हैं खुद, मतलब खुद रीड करने हैं, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे आप। बड़े सिंपल से डिफरेंस है, एक बार आप रीड कर लीजिए, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं। चलिए, वेरी सिंपल टॉपिक, जस्ट रीड दिस।
ठीक है बच्चों, तो पढ़ा आपने। तो इस तरीके से आपने पढ़ना है। तो ये आपका एलिमेंट्स ऑफ कंप्रेलो बच्चों यहां पर समाप्त होता है, पूरा चैप्टर समाप्त है। अब इसके क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, जो भी डाउट्स हो पूछिए, कोई भी नया चेंजेस कुछ होगा तो आपकी रिवीजन क्लासेस में वो आपको कवर कराया ही जाएगा उस समय, ठीक है ना। कि पूरा शुरू से पढ़ना है। देखिए टॉपिक हमने अपने हिसाब से कराया है, हमने सीक्वेंस नहीं लिया, हमें अपना सीक्वेंस खुद बनाया है ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके, हमें पता है किस हिसाब से कराना है, राइट। तो आपने उसी हिसाब से करना है। एक बार करने के बाद तो आप सीक्वेंस में पूरा शुरू कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 5 ऑफ लीगल एप्टीट्यूड एलिमेंट ऑफ कंपेलो जो कि होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे बच्चों अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम।